नमस्कार बच्चों, आज आप अपनी ऑनलाइन क्लास में अपनी किताब का चैप्टर 4 प्रतिरक्षा और रक्त समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रतिरक्षा और रक्त समूह, ठीक है। अब अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्रतिरक्षा आखिर है क्या, प्रतिरक्षा विज्ञान आखिर है क्या। तो प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं से लड़ने हेतु शरीर में होने वाली क्रियाएं, रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो जो क्रियाएं होती है उन सब का और उनसे संबंधित तंत्र का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं से लड़ने और लड़ने में काम आने वाले अंगों के विषय में अध्ययन किया जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। ध्यान सुनो बच्चों, जीव विज्ञान की या विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं से लड़ने और उसके कारण शरीर में होने वाली क्रियाएं और संबंधित तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। अब देखो, शरीर में प्रतिरक्षात्मक अंग अपने बहुत सारे पाए जाते हैं। प्रतिरक्षात्मक अंग अर्थात वे अंग जो प्रतिरक्षा में सहायता करते हैं। प्रतिरक्षात्मक अंग का मतलब हो गया वे सब अंग जो हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। प्रतिरक्षा का मतलब है शरीर में होने वाली रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। तो रोगाणु से लड़ने में जो जो अंग हमारी सहायता करते हैं उनमें है थाइमस, लसिका पर्व, अस्थि मज्जा, यकृत, ये सब ऐसे अंग हैं जो हमारे प्रतिरक्षा में सहायता करते हैं। अब प्रतिरक्षा जो है वो दो प्रकार की होगी, स्वाभाविक और उपार्जित। स्वाभाविक का मतलब जन्म से आप इस पर जोगे कि जो जन्मजात है, जो बच्चा जन्म लेता है जब से ही उसमें वो प्रतिरक्षा की जो विधियां पाई जाती है, प्रतिरक्षा के जो तरीके पाए जाते हैं वो कहलाएंगे स्वाभाविक। प्राकृतिक रूप से उसमें है, हर बच्चा जो जन्म लेगा उसमें वो प्रतिरक्षा गॉड गिफ्ट पाई जाएगी। सेकंड नंबर पे है उपार्जित। उपार्जित का जन्म नाम से स्पष्ट हो गया कि जो अपन ने उपार्जित की है, जो कि मनुष्य ने ड्राइव करी है, जैसे मनुष्य ने उसको स्टार्ट किया है या अब इसका आविष्कार किया है, वो कहलाएगी उपार्जित। तो दो प्रकार की प्रतिरक्षा हो गई, स्वाभाविक और उपार्जित। स्वाभाविक यानी जन्मजात, बच्चा जन्म लेगा तो उसके शरीर में ऑटोमेटिक आएगी, और उपार्जित जो अपन बाहर से प्रवेश कराएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए सहायक कारक। जैसे कि अपन को पता चले कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा के कौन कौन से एग्जाम्पल है। स्वाभाविक का जैसे नाम सुनते चलता है कि अपने शरीर में ऑटोमेटिक भी किस रोगाणु से लड़ने की क्षमता है, तो आप जान जाएंगे। जैसे सबसे पहले है अपना भौतिक अवरोध। भौतिक का मतलब ही होता है अपना रंग रूप आकृति। तो अपनी आकृति में रंग रूप में इस प्रकार की कुछ बनावटें हैं, इस प्रकार के कुछ अंग हैं जो हमारे शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकते हैं। जैसे कि अपन ने देखा सबसे पहले त्वचा। क्या चीज है? त्वचा। आपको पता है अपने पूरे शरीर पे त्वचा है। त्वचा अपने शरीर के ऊपर रक्षात्मक आवरण है, पूरे शरीर को आंतरिक अंगों को क्या करती है, ये ढके रखती है। अगर ये त्वचा ना हो तो हमारे शरीर के सारे अंग जो है वो वातावरण के संपर्क में आ जाएंगे और रोगाणुओं के सीधे संपर्क में आने से वो नष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमारी त्वचा क्या करती है, उसके ऊपर एक प्रकार की परत चढ़ा लेती है पूरे अंगों पर और हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसी प्रकार नासिका छिद्र। आप जानते हो कि अपन श्वास लेते हैं, श्वास में रोगाणु जो हवा होती है, हवा के संग अपने शरीर में बहुत सारे रोगाणु भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन रोगाणुओं को त्वचा अपनी नाक में, आपको पता है छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो छलनी का काम करते हैं, वो अंदर जाने वाली हवा में से रोगाणुओं को बाहर ही रोक लेते हैं। इस प्रकार नासिका छिद्र भी हमारी भौतिक अवरोध है। पश्माभ और श्लेष्मी उपकला, अपने शरीर के जो आंतरिक अंग है उसमें एक श्लेष्मी उपकला पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है कि अपने शरीर के जो पेट होता है, अपना अमाशय जो होता है, उसमें HCl पाया जाता है। अमाशय में कौन सा अम्ल मिलता है? HCl। और HCl आपको बताएंगे कि एक प्रबल अम्ल है, अगर उसको अपन हाथ पे भी डालें तो वो जल जाए, लेकिन वो अपने शरीर में है, लेकिन शरीर में वो सीधे कोशिका के संपर्क में नहीं आता, क्योंकि अमाशय की जो बाहरी भित्ति है उसके बीच में पश्माभी उपकला पाई जाती है। एक प्रकार की लेयर है जो सीधे उस अम्ल को शरीर से टच नहीं होने देती। इस प्रकार ये हमारे शरीर की भौतिक अवरोध है जो सभी के शरीर में पाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध कैसे? अब देखो, जैसे आप अपने शरीर, मैंने अभी आपको बताया HCl पाया जाता है, तो HCl का काम आपको पता है कि शरीर में रोगाणु से, वो अपने शरीर में जो भोजन के साथ रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। कई कठोर चीजें प्रवेश कर जाती है उनको भी जला देता है ताकि हमको शरीर में हानि ना हो। तो इस प्रकार HCl हमारी रक्षा करता है। कई बार हम देखते हैं लार भी हमारे शरीर में रक्षा करने का काम करती है। जैसे कि आप समझते हो कि कुत्ते ऐसे जानवर होते हैं मान लो, तो उनमें एक्स्ट्रा, जैसे वो भागते हैं तो एक्स्ट्रा हीट निकलती है, उस हीट को बाहर निकालने के लिए वो लार का इस्तेमाल करते हैं। तो लार भी एक प्रकार की उनके शरीर को जलने से बचाती है, हीट ज्यादा होने से बचाती है।
अशु, आप देखोगे आपकी आंख में कभी भी कोई कंकड़ चला जाए या कुछ भी चला जाए तो आंख के आंतरिक भाग में वो प्रवेश ना कर सके, इसलिए आंख में से क्या निकल जाता है, आंसू, और आंसू के माध्यम से वो जो भी चीज होती है वो अपनी बाहर निकल जाती है। पसीना, पसीने के रूप में आपके एक्स्ट्रा जो गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है ना, और उसके अलावा कई अशुद्ध पदार्थ रोगाणु होते हैं वो भी पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जैसे अपने कई बार फीवर होता है, फिर उसके बाद पसीना आता है तो डॉक्टर कहता है कि पसीना आएगा तो आपका बुखार जल्दी उतरेगा, तो पसीना भी एक प्रकार का रासायनिक अवरोध है। कोशिका अवरोध, कोशिका अवरोध के नाम से पता है कि ऐसी कोशिकाएं जो रोगाणु से लड़ती है, और आपका नाम इसको समझते हैं आपके दिमाग में आ जाता है WBC का नाम, श्वेत रक्त कणिकाओं का नाम। तो श्वेत रक्त कणिकाओं के फिर आप आगे पढ़ेंगे कई प्रकार है, जैसे मैक्रोफेजेज, न्यूट्रीफेज, ये सब श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार होते हैं। इनमें रोगाणु से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, इसे हमारे शरीर के सैनिक भी कहते हैं। तो कोशिका अवरोध। फिर 4th नंबर पे है ज्वर और सूजन। आप देखोगे कई बार अपन कोई बुखार अपने हो जाता है ना, तो बुखार से एक प्रकार की प्रतिरक्षा है बुखार। कैसे कि अपना जो शरीर का टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाएगा। मान लो रोगाणु अपने शरीर में प्रवेश करता है, और रोगाणु के प्रवेश करने के बाद अपने शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने से वो जो रोगाणु प्रवेश करा था वो रोगाणु इतने टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस प्रकार ज्वर भी एक प्रकार की क्या है, प्रतिरक्षा है। सूजन, सूजन भी एक प्रकार की प्रतिरक्षा है। कैसे, कई बार अपने चोट लगती है, चोट लगने से कुछ जीवाणु अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन अब सूजन आने से क्या है कि वो उस जगह से आगे प्रवेश नहीं कर पाते रोगाणु। सूजन आने से हमारे वहां की जो सेल्स हैं वो फूल जाती है, जिसकी वजह से वो रोगाणु उसके बाद आगे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते और हम बच जाते हैं। इस प्रकार ज्वर, सूजन, भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिका अवरोध, ये सभी उपार्जित जन्मजात है, स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के शरीर में पाए जाते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहेंगे। फिर 2nd नंबर पे अपनी है उपार्जित। उपार्जित करने से नाम से स्पष्ट है कि जो अपन ने उपार्जित की है, जो अपन ने पैदा की है, जो अपन ने बनाई है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को बोलेंगे उपार्जित। उपार्जित प्रतिरक्षा फिर 2 प्रकार की होगी, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय। अब देखो आप नाम से आपको ये तो पता चल गया प्रतिरक्षा है, लेकिन एक तो सक्रिय है, काम कर रही है, और एक है निष्क्रिय। देखो अब इसमें अंतर क्या है। सक्रिय वाली जो प्रतिरक्षा है उसमें अपन ने शरीर में रोगाणु प्रवेश कराया जाता है। क्या प्रवेश कराया जाता है, उस बीमारी से संबंधित रोगाणु प्रवेश कराते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के जो WBC है, मैक्रोफेजेज है, या जो कोशिकाएं हैं उससे लड़ती रहती है और धीरे धीरे उसको मारने की क्षमता पैदा कर लेती है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा कहलाएगी सक्रिय, क्योंकि इसमें शरीर ने खुद ने योगदान दिया है, शरीर ने खुद ने योगदान दिया है, शरीर में खुद ने प्रतिरक्षा बनाई है। हमने तो उसमें दोबारा रोगाणु संबंधित प्रवेश कराए हैं जिससे कि वो उससे लड़ने की क्षमता पैदा हो सके। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा कहलाएगी सक्रिय। जैसे कि अपन इंजेक्शन लगाना, जैसे अपने बुखार हो जाता है या फिर तो अपन डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक क्या होती है, उस रोगाणु से मारने की क्षमता पैदा करने की शरीर में ही क्षमता पैदा करती है, तो इस प्रकार हमें तुरंत असर हो जाता है। दूसरी होती है निष्क्रिय। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा जैसे देखो इसमें क्या करा, अभी तो अपन ने प्रवेश कराया था रोगाणु और बदले में शरीर ने ही बनाए थे एंटीबॉडी, शरीर ने ही प्रतिरक्षा का निर्माण किया था। लेकिन इसमें शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं होता, हम बाहर से ही उस रोगाणु को मारने वाली प्रतिरक्षी एंटीबॉडी को शरीर में डालते हैं। इसमें निष्क्रिय में शरीर का योगदान नहीं हुआ ना, इसलिए इसका नाम हो गया निष्क्रिय। तो मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जब हमारे रोगाणु शरीर में जाता है तो उसको मारने के लिए हम बाहर से ही प्रतिरक्षी प्रवेश कराते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में उनको मारने के या उनसे लड़ने वाले प्रतिरक्षी उत्पन्न नहीं हो सकते। अदरवाइज अगर अपन उसका इंतजार करते रहेंगे तो वो व्यक्ति मर भी सकता है और किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित भी हो सकता है। इसलिए ऐसे जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अपन जो वैक्सीनेशन कराते हैं, टीका लगाते हैं, जैसे अपने चल रहा है अभी कोरोना का वैक्सीनेशन, तो कोरोना की क्योंकि अपने शरीर में जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं है कोरोना की वायरस से, इस वजह से अपन बाहर से ही क्या प्रवेश करा रहे हैं, इस प्रकार का प्रतिरक्षी प्रवेश करा रहे हैं जो कोरोना के वायरस को क्या कर देगा, मार देगा, हमारे शरीर में परमानेंट स्टेब्लिश हो जाएगा वो। तो उसको बोलते हैं, जैसे अपन टिटनेस का टीका, डिप्थेरिया का टीका, कई टीके लगाते हैं, हैजे का बचपन से लगाते हैं ना, चेचक का टीका, तो ये सब टीके होने के बाद हमको संबंधित बीमारी नहीं होती, क्योंकि अपने शरीर में उससे संबंधित क्या बन गए हैं, एंटीबॉडी बन गए हैं, प्रतिरक्षी पैदा डाल दिए अपन ने पहले ही, तो अपने वो बीमारी कभी भी ना होगी। इस प्रकार प्रतिरक्षी का काम है। कई बार प्रतिरक्षी ऐसे भी होते हैं कि एक लिमिटेड टाइम तक काम करते हैं, फिर अपन को दोबारा इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, जैसे कि टाइफाइड का हर तीसरे साल लगाना पड़ता है। मतलब उसमें जो अपन ने एंटीबॉडी डाले थे वो 3 साल तक ही उन बीमारी के रोगाणु से लड़ सकते हैं, फिर बाद में अपन को दोबारा लगाने पड़ेगा।
अब अपना आ गया प्रतिजन और प्रतिजन। अब देखिए इसमें दो चीज है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन क्या है? प्रतिजन क्या है? प्रतिजन बाहरी रोगाणु है। प्रतिजन क्या है? बाहरी रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करते हैं। ध्यान दो, प्रतिजन क्या है? प्रतिजन ऐसे रोगाणु है जो हमारे शरीर में चल भी जाते हैं तो वो एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करते हैं कि उससे संबंधित हमारे शरीर में क्या बन जाए? एंटीबॉडी बन जाए, प्रतिरक्षा बन जाए। तो ऐसे रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षा उत्पादन को प्रेरित करते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर तेज होती है, प्रतिरक्षा उत्पादन को प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिजन। यानी प्रतिजन है तो एक प्रकार का रोगाणु, प्रतिजन है तो एक प्रकार का रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करता है, अर्थात उसे प्रतिजन कहते हैं। प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। डाल्टन इसकी इकाई है, जैसे अपन किसी को मीटर में, सेंटीमीटर में ऐसे नापते हैं, वैसे ही प्रतिजन का जो भार होता है वो डाल्टन में नापा जाता है। इसका भार 6000 डाल्टन या अधिक होता है। प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी, देखो प्रतिजन जो होगा वो विशिष्ट प्रतिरक्षी के साथ ही क्रिया करेगा। जैसे अपन ने रोगाणु डाला तो वो रोगाणु किसी उसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो उससे रिएक्ट करेगा। तो प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी के साथ संयोजित होकर प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे हर ताले के लिए एक चाबी होती है, एक चाबी हर ताले पे लग सकती, हर ताले के लिए पर्सनल चाबी है, वैसे ही हर एंटीजन के लिए एक निश्चित एंटीबॉडी है, हर प्रतिजन के लिए एक निश्चित प्रतिरक्षी है जिसका निर्माण उस प्रतिजन की वजह से ही हुआ है। उस प्रतिजन को शरीर में प्रवेश करा जिसके बदले में उससे संबंधित प्रतिरक्षी का निर्माण हुआ, तो वो प्रतिरक्षी उसी प्रतिजन को मारेगा। अर्थात प्रतिजन, हर प्रतिजन के लिए एक विशेष प्रकार का प्रतिरक्षी होता है और उन दोनों के बीच में क्या होती है? फिर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। अब है एक प्रोटीन में पाए जाने वाले, प्रतिजन में पाए जाने वाले, सॉरी, एक प्रतिजन में अब अपन ने देखा कि प्रतिजन निर्धारकों की संख्या निश्चित होती है। जैसे अपन ने पूरा एंटीजन डाला, रोगाणु डाला, उस रोगाणु में भी एक निश्चित जगह होगी जो प्रतिरक्षी से क्रिया करेगी, तो उसमें एक निश्चित पर्टिकुलर स्पेस थोड़ी थोड़ी दूर से होंगे, तो वो एक प्रतिरक्षी से क्रिया करेंगे जिनको बोलेंगे। अब उसमें मान लो 4 जगह ऐसी है जो एंटीबॉडी से क्रिया करती है उस प्रतिजन में। जैसे अपन ने एक बनाया लंबा, उसमें 4 जगह ऐसे अपने डिसाइड कर दी कि ये चारों जगह से प्रतिजन जो होगा वो प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा। तो ऐसे स्थल उसको अगर अब उसमें 4 जगह स्थल है तो वो हो जाएगी उस प्रतिजन की संयोजकता। प्रतिजन की संयोजकता मतलब प्रतिजन पे जितने क्रियाकारी स्थल है, प्रतिजन पे जितने क्रियाकारी स्थल है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। अब आपने बोला कि प्रतिजन का विशिष्ट भाग होगा जो प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा। पूरा प्रतिजन एक साथ क्रिया नहीं करता, प्रतिजन पे कुछ विशेष स्थल होते हैं जो एंटीबॉडी से क्रिया करते हैं और उनको बोलते हैं पेरिटॉप। याद रखना, प्रतिजन के जो विशिष्ट अंश हैं जो प्रतिरक्षी से क्रिया करेंगे उनको बोलेंगे पेरिटॉप। इसी प्रकार सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मतलब कोशिका उत्पादित प्रक्रिया, कोशिका उत्पादित मतलब प्रतिरक्षा। ठीक है, कोशिका उत्पादित प्रतिरक्षा। अब प्रतिजन के बारे में आपको समझ में आ गया कि वो रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करने के बाद एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करता है उसे प्रतिजन कहते हैं। फिर एंटीजन का आणविक भार 6000 डाल्टन होता है। ये विशिष्ट प्रतिरक्षी के साथ ही जुड़ता है, इस पे निश्चित स्थल होते हैं, इन स्थलों की संख्या संयोजकता कहलाती है। और जिन स्थलों पे जुड़ते हैं उनको प्रतिजन का विशिष्ट स्थल जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है उसको पेरिटॉप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी क्या है? प्रतिरक्षी देखो नाम से स्पष्ट हो गया कि एंटीजन को मारने वाली चीज है, प्रतिजन को मारने वाली चीज है। तो प्रतिरक्षी एक प्रकार के प्लाज्मा कोशिकाओं से सुधारने में ग्लामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। देखो अपन रक्त की जब संरचना पढ़ते हैं, चलो अपन प्रतिरक्षी के बारे में कल अध्ययन करेंगे।